चलिए तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का अगर आप बेसिक से बनाओगे ना तो बहुत लंबा क्वेश्चन ये बनने वाला है। क्वेश्चन आपके सीजीएल में पूछा गया था और क्वेश्चन बोला गया था कि कितनी संख्याएं 200 से 800 तक ऐसी हैं जो ना 5 से विभाजित होंगी ना 7 से विभाजित होंगे। अब इस सवाल को अगर बेसिक से बनाने लग गए तो कम से कम 1.5 पन्ने बर्बाद होने हैं। लेकिन जो कंसेप्ट मैं आपको स्मार्ट अप्रोच देते आ रहा हूँ, आपको उसी कंसेप्ट पर काम करना है और ये सवाल आपके सामने सेकंडों में बन जाएगा। तो जैसा कि आपने कहा यहाँ पर कि सर ऐसी संख्या जो ना 5 से विभाजित हो ना 7 से विभाजित हो, और किसके बीच बात करनी है, 200 से लेकर 800 तक। तो एक बार 1 से 200 तक निकालोगे, फिर एक बार 1 से 800 तक निकालोगे और दोनों को क्या करोगे, माइनस करोगे। यानी हम यूं यहाँ पर कह सकते हैं कि 800 और 200 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, यहाँ पर 601 संख्याएं, जिसको अप्रोक्सीमेशन के लिए आप 600 ले लीजिए। और जो संख्या 4 से 5 से नहीं कटेगी यानी 4/5, और जो संख्या हमारी 7 से नहीं कटेगी यानी उसका 6/7। ठीक है, यहाँ पर समझ गए मेरी बात को कि टोटल कुल मिलाकर 200 और 800 के बीच 601 संख्याएं होती हैं। यहाँ पर 200 से लेकर 800 तक 601 संख्याएं होती हैं, जो यहाँ पर हम 600 ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 600 लेंगे, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन के लिए, ताकि हमारी ये संख्या कट जाए, तो 5 से काटेंगे तो आप बोलेंगे सर 5 से 120 बार में गया। ठीक है, कितनी बार में गया, 120 बार में गया। और यहाँ पर हो गया 12 छक 72, 72 का दोगुना 144, 288, 2880 बटे कितना हो जाएगा, 7, 7 चौके 28। ठीक है, 7 एकम 7, 10 हो गया, 7 एकम 7, 411 दशमलव समथिंग आएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बेसिक से बनाएंगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा आपका। तो बेसिक से आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है, स्मार्ट अप्रोच लगाना है। चलिए अगला सवाल बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बोला गया है 2 का पावर 18 - 1 किससे विभाजित होगा, ये पूछा गया है आपसे। 2 का पावर 18 - 1 दिया गया है और डिविजिबल बाई पूछा गया है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखो अगर जनरल बात करें हम ना, तो जब भी पावर के क्वेश्चंस आते हैं आपको, तो पावर के क्वेश्चंस में आपको एक लॉजिक लगाना है। और वो क्या लगाना है, या तो आप उसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करो या आप उसको क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करो। जैसे इसके पहले एक आसान सा क्वेश्चन आया था CHSL में, वहां 2 का पावर 16 - 1 आपसे पूछा गया था कि 2 का पावर 16 - 1 जो है वो किससे विभाजित है। तो इसको जो है बड़े आसानी से तोड़ लिया गया था, किसमें, a² - b² के फॉर्म में। और अगर आप इसको a² - b² में तोड़ेंगे तो बोलेंगे सर ये 2 का पावर 8 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है। a² - b² में टूटेगा यानी a - b इंटू a+1। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, मल्टीप्लाई में हो गए। आप कह सकते हैं ये संख्या इसकी बराबर है। तो देखो इसको कैसे तोड़ा गया था वो समझो। इसको तोड़ा गया था 2 का पावर 16 - 1 बराबर होगा 2 का पावर 8 - 1 इंटू 2 का पावर 8+1। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर। फिर पावर 8 - 1 में a² - b² का कंसेप्ट लगा दिया हमने। अब इसमें अगर a² - b² का हम कंसेप्ट लगाते हैं तो हम बोलेंगे कि ये 2 का पावर 4 - 1 इंटू 2 का पावर 4+1, और ये रहेगा हमारा इंटू में 2 का पावर 8+1। फिर हम यहाँ पर a² - b² का कंसेप्ट लगाएंगे तो बोलेंगे 2 का पावर 2 - 1 इंटू 2 का पावर 2+1। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर 4+1 रहेगा ही रहेगा, और फिर उसके बाद 2 का पावर 8+1 रहेगा। फिर अगर आप यहाँ पर भी a² - b² लगाना चाहोगे तो बोलोगे सर 2 - 1 इंटू 2+1, यानी आप कह सकते हो कि 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है, और 2+1 3 होता है, यानी यहाँ बोलेंगे सर ये 3 है। 2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना है, 5 है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 कितना है, 17 है। और यहाँ 2 का पावर 8+1 आप ऐसे रहने दो, या 8+1 को भी अगर आप लिखना चाहो तो 2 का पावर 5 32, 6 64, 7 128 और 8 256, 256 जमा 1 कितना हो गया, 257 हो गया यहाँ पर। यानी ये जो वैल्यू है ना, ये किस किस से कटने वाली है, ये 3 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, 17 से भी कटेगी और 257 से भी कटेगी। 2 का पावर जो 5 32 होता है, 6 64, 7 128, 8 256, तो हमारा 257 से ये संख्या कट जाएगा। मतलब ये संख्या को अगर काटोगे तो 3 से भी कट सकता है, इससे भी कट सकता है, इससे भी कट सकता है, इससे भी कट सकता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था CHSL में 2 का पावर 16 - 1 पिछले साल, और इस साल इन्होंने बस थोड़ा सा इनोवेशन दे दिया है और बोला है 2 का पावर 18 - 1। अब भैया 2 का पावर 18 - 1 पूछे हैं तो यहाँ पर क्या हम स्क्वायर लगा पाएंगे, और स्क्वायर लगाएंगे तो क्या उसके हिसाब से मेरा ऑप्शन है
तो स्क्वायर के हिसाब से ऑप्शन नहीं है, तो इस बार थोड़ा सा चेंज किया गया है, इसको हम बदलेंगे क्यूब में। तो हम बोलेंगे देखो सर 2 का पावर 18 माइनस 1 जो है इसको क्यूब में बदलो, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो कह सकते हो 2 का पावर 6 का क्यूब है माइनस 1 का क्या है, क्यूब है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब किस में टूटता है, तो ए माइनस बी और इनटू अपना ब्रैकेट में जो भी पोर्शन रहे हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है। मान लो ये ब्रैकेट में के नाम का बंदा है और ब्रैकेट में जैसे क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, जिसकी आवश्यकता हमें नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी और उस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शंस हमारे नहीं दिए गए हैं। अब 2 के पावर 6 माइनस 1 को आप क्यूब के फॉर्म में भी तोड़ सकते हो और आप स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ सकते हो। इसको स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ोगे तो बोलोगे ये किसका स्क्वायर है, तो 2 के पावर 3 का स्क्वायर है। यानी अगर आप बोलोगे सर 2 के पावर 6 को 2 का पावर 3 माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या टूटेगा, ए माइनस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी, तो 2 का क्यूब माइनस 1 इंटू 2 का क्यूब प्लस 1, ठीक है। और ये पोर्शन क्या है, के है तो के रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 2 के पावर 6 माइनस 1 को हमने किस में तोड़ा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। 2 का पावर 3 8, 8 में से 1 गया तो 7, ठीक है, इंटू कितना हो गया 9 और इंटू हो गया हमारा के बहुत बड़ी संख्या है तो उसको हम लेंगे नहीं। बोला गया है ये सवाल किससे कटने वाला है, 7 9 या फिर के। तो ऑप्शन में देखो यहाँ पर क्या है, 7 है, डी फॉर दिल मांगे मोर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सवाल में क्या बोला है वो देखिए, बोला गया है 2 का पावर 20 प्लस 1 कंप्लीटली डिविजिबल है किसी वोल नंबर से, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय द सेम नंबर। मान लो ये किसी संख्या x से कटता है, तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उस सेम संख्या से कटेगा। मतलब x अगर इसको काटता है तो x इसमें से किसको काटने वाला है, तो जाहिर सी बात है अगर x इसको काटता है ना तो x या तो इसके देखो यहाँ पर किसको काटेगा, स्क्वायर या क्यूब किसको काटेगा, इसके स्क्वायर को नहीं इसके क्यूब को काटेगा। स्क्वायर को भी काट सकता है, जैसे मानो मैंने कहा कि अगर जो है x जो है, देखो x जो है वो 2 को डिवाइड करता है, तो x जो है वो 2 के स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, x जो है वो 2 के क्यूब को भी डिवाइड करेगा, x 2 के पावर 4 को भी डिवाइड करेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इस संख्या का क्यूब करें या फिर हम जो है, ठीक है, क्यूब करे तो इसको काट सकता है। इसके अलावा एक और बात समझो, जैसे मानो अगर आपको वैसे हल नहीं करना है तो आप ऑप्शंस को पकड़ो। ऑप्शन में आपके सामने क्या दिया गया है वो आप देखो जरा। ऑप्शन में जो है आपके सामने दिया गया है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मान लो हम चौथे ऑप्शन को पकड़ते हैं, 2 का पावर 60 प्लस 1। तो 2 के पावर 60 प्लस 1 में अगर मान लो हम बोलेंगे ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो बोलेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब किस में टूटता है, ए का पावर, देखो ये 2 का पावर 60 किसका क्यूब है, तो बोलोगे सर 2 के पावर 20 का क्यूब है। सर 2 के पावर 20 का क्यूब है और प्लस 1 है, यानी ये ए क्यूब है और ये बी क्यूब है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब किस में टूटता है बताओ, ए प्लस बी, ठीक है, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के फॉर्म में। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसको के मान लो। यानी अब यहाँ पर 2 का पावर जो है, सॉरी 2 का पावर जो है कितना आ गया, 2 का पावर हमारा 2 का पावर 20 आ गया और प्लस कितना आ गया 1, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब जाहिर सी बात है देखो 2 का पावर 20 प्लस 1 यहाँ दिख रहा है हमारे ऑप्शन में, दिख रहा है कि नहीं। अगर ये जो है x से कटता है, ये संख्या x से कटता है, तो ये वो संख्या होगी जो x से कटेगा, यानी इसका आंसर कितना होगा 60। बोलोगे सर आपने 60 को ही क्यों पिक किया, क्योंकि भाई 20 का क्यूब मुझे 60 दिखा यहाँ पर, ठीक है, 20 का क्यूब मुझे क्या दिखा, 60 दिखा यहाँ पर। तो मैंने कहा इसका जो है अगर इसको मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में तोड़ता हूँ जिसमें a प्लस बी यहाँ पर मुझे नजर आ जाएगा, तो अगर ये कटेगा तो ये भी संख्या कटेगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, बोला गया है 2 का पावर 25 जमा 2 का पावर 26 जमा 2 का पावर 27 किससे कटेगा। तो देखो ये सवाल पूछा गया है किससे कटेगा, तो आपको एक सिंपल सा फंडामेंटल ध्यान रखना है, किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा। जब भी ऐसी संख्या होती है और जब भी ये संख्याएं सीरीज में होती हैं तो बड़ा आसान तरीका होता है इनको निकालने का। हमें क्या करना होता है, सबसे छोटी वाली संख्या को पकड़नी होती है जिसका पावर सबसे कम है, उसको हमें क्या करना होता है, उसको हमें कॉमन लेना होता है, ठीक है। उसको अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो बाद की सभी संख्याएं जो हैं वो आसानी से हल हो जाती हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर कॉमन लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ पर एक पावर को कॉमन लेना है। 2 का पावर 25 26 27 में आप 2 के पावर 25 को कॉमन ले लीजिए। तो जब 25 को 25 से कॉमन ले लीजिएगा तो कितना पावर बचेगा, 0 बचेगा। जब 26 में से 25 कॉमन ले लीजिएगा 2 का पावर 1 बचेगा। 27 में से 25 कॉमन ले लीजिएगा तो 2 का पावर 2 बचेगा। यानी यहाँ पर बाहर 2 का पावर 25 रहेगा। यहाँ कितना आएगा, किसी भी संख्या का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आएगा 1
प्लस 2 और प्लस कितना आएगा 4, यानी 4 2 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, तो 7 इंटू ये 2 का पावर कितना हो जाएगा 25। ये संख्या किससे कटेगी, बाहर जो कांस्टेंट नंबर है उससे कटेगी, यानी ये 7 से कटेगी। इसी तरीके से कल के दिन 4 टर्म 5 टर्म 6 टर्म 7 टर्म दे दिया जाए, आपको बस ये करना है सबसे छोटे वाले को बाहर पकड़ के निकाल लेना है और अंदर जो ब्रैकेट का सम बचता है वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक, चलिए अगला डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन देखिए। सेम आधार पर है 7 का पावर 81, 82 और 83 किससे कटने वाला है। जो कंसेप्ट हमने आपको दिया एकदम उसी पर बनाना है। दोनों सवाल CHSL में बैक टू बैक पूछे गए हैं। एक सवाल आपको 19 तारीख को पूछा गया था 2020 में और दूसरा 17 को पूछा गया था। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, ये कोरोना काल के पहले पूछा गया क्वेश्चन है और ये कोरोना काल के बाद में पूछा गया क्वेश्चन है अक्टूबर में, और ये मार्च में जब कोरोना का लॉकडाउन नहीं लगा था। क्योंकि शिफ्ट तो सेम ही थे CHSL के, कुछ पेपर पहले हुए थे कुछ बाद में हुए थे। तो हमें इसका भी आंसर देना है। कितना कॉमन लेंगे बताइए, तो 7 का पावर आप 81 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर 7 का पावर 0, 7 का पावर 1, 7 का पावर कितना बचेगा 2 बचेगा। कितना हो जाएगा 7 का पावर 81, 1 हो गया प्लस 7 हो गया प्लस कितना हो गया 49 हो गया। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, 49 1 50 और 7 कितना हो गया 57, 57 इंटू 7 का पावर 81। अब बोलोगे सर 57 तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। मेरे भाई 57 नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, इसमें से एक 7 उधारी ले लो। ठीक है, 7 के पावर 81 को ऐसे लिख लो ना कि ये 7 इंटू 7 का पावर 80 है, 7 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 80 है। और अब गुना करके देखो, क्योंकि सारे ऑप्शन 350 से थोड़े से ज़्यादा हैं, तो 7 का 7 गुना 49 होता है और 7 का 5 गुना 35 होता है, यानी 300। ठीक है, 349, 7 7 49 और 7 बचे 35, 799 हो जाएगा आपका, सॉरी 399 इंटू 7 का पावर 80। क्या 399 दिख रहा है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। तो हो सकता है कि भैया इससे एक फैक्टर इसने उधारी ले लिया हो, एक संख्या उधारी ले लिया हो। ऑप्शन में आपके एग्जामिनर ने 7 ना देकर इसमें से एक संख्या मल्टीप्लाई करवा दी हो, 2 संख्या मल्टीप्लाई करवा सकता है, 3 संख्या मल्टीप्लाई करवा सकता है। तो ये आपको देखना है। मुझे जैसे 57 नहीं दिखा, लेकिन मुझे 350 400 के आसपास की संख्याएं दिखी। एक साथ को अगर मैं मल्टीप्लाई करता बाहर निकाल कर, तो ये संख्या मल्टीप्लाई होने के बाद सेम आंसर देती। चलिए सेम तरीके से यहाँ पर भी संख्या दिया गया है 61, 62 और 63। अब सवाल सेकंडों में बनाओगे। 4 का पावर 61 बाहर निकाल दो, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा और यहाँ 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 और 1 21। जो संख्या 21 से विभाजित होती है वो संख्या 3 से भी होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 4 का पावर 61 निकाल दोगे, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 16 बचेगा, जोड़ में क्या आएगा 21। अगर ये संख्या 21 से कटेगी तो ये संख्या 3 या 7 से कटेगी। 7 नहीं, ऑप्शन में 3 है, 3 उत्तर देंगे। ठीक है, एकदम सेकंडों में बना देंगे। चलो अगला संख्या देखो, बड़ा शानदार क्वेश्चन है और इसका मैं आपको बताऊंगा ट्रिक। ठीक है, और यहां से हम काम करेंगे एक बहुत ही शानदार और जबरदस्त जिंदाबाद ट्रिक पे। सवाल बोला गया है आपको, एक 4 अंकों की संख्या है जो रिपीटिशन से बनती है। 4 अंकों की संख्या है जो रिपीटिशन से बनती है किसी 2 अंकों की संख्या से। मतलब 25 को 2 बार रिपीट कर दिया, 32 को 2 बार रिपीट कर दिया, 64 64, 65 65, 66 66, 32 32, 35 35, 91 91, इस तरीके से करके कोई भी 2 अंकों की संख्या का 2 बार रिपीट करके 4 अंकों की संख्या बना दी गई है। बोला गया है कोई भी नंबर इस तरह का हमेशा किससे डिविजिबल होगा। ठीक है, अब आपको सीखना है मास्टर कंसेप्ट, मदर ऑफ ऑल कंसेप्ट। यहाँ पर मदर ऑफ ऑल कंसेप्ट कह लो, मास्टर कंसेप्ट कह लो, स्मार्ट अप्रोच कह लो, जो कहना है कहो। यहाँ पर तो मास्टर कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, जैसे मानो मैंने कहा 2 संख्याएं हैं ए और बी। अगर हम ए बी को रिपीट करके 4 अंकों की संख्या बनाए तो ये ए बी होगा। अगर यहीं ए बी को रिपीट करके हम 6 अंकों की संख्या बनाए तो ये ए बी हो जाएगा। अगर यहीं ए बी को रिपीट करके हम 6 ना करके मान लो 8 अंकों की संख्या बना दे तो ये ए बी और ए बी हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब 12 12 12 12 12 12 12 12 12, इस तरीके से करके एक बार 4 अंकों की संख्या बनाई, 6 अंकों की संख्या बनाई, 8 अंकों की संख्या बनाई, और बोलेगा कि ये किससे कटेगा, ये किससे कटेगा। और हमेशा आपको एक ट्रिक बताता हूं, वो ट्रिक याद कर लो, फिर गर्दा उड़ा दोगे यहाँ पर। तो इस ए के लिए क्या रखना, 1 रखना है। यहाँ पर इस ए के लिए क्या लिखना है समझो, इस ए के लिए आपको 1 लिखना है, बी के लिए 0 लिखना है, फिर ए के लिए 1 लिखना है, और लास्ट वाले बी को कुछ नहीं करना, ऐसे ही 0 मतलब भुला दो वहां पे।
जीरो आएगा और जीरो का मतलब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर जीरो नहीं आएगा, ऐसे ही 101। 4 अंकों की संख्या है तो 3 अंकों से कटेगी, 6 अंकों की संख्या है तो 5 बार में कटेगी, 5 अंकों की संख्या से कटेगी, 8 अंकों की संख्या तो हमेशा उससे एक कम संख्या से कटेगी। ए के लिए 0, बी ए के लिए 1, बी के लिए 0, ए के लिए 1, यानी ये संख्या 101 से कटेगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या बोलोगे सर, ए के लिए 0, सॉरी ए के लिए 1, ए के लिए 1, बी के लिए 0, ए के लिए 1, बी के लिए 0, ए के लिए कितना 1, और लास्ट वाले के लिए कुछ नहीं लिखना, मतलब ये संख्या इससे कटेगी। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या बोलोगे सर, ए के लिए 1, बी के लिए 0, ए के लिए 1, बी के लिए 0, ए के लिए 1, बी के लिए 0, ए के लिए 1, लास्ट वाले को ऐसे छोड़ देना है। मतलब अगर ये संख्या की बात हो 1 से 1 से कटेगी, ये संख्या की बात हो 10,101 से कटेगी, और ये संख्या की बात हो तो आपको इतने से कटेगी। तो जो हमारा क्वेश्चन बोला गया है, अब आप बताइए कि ये संख्या किससे कटने वाली है। तो क्या ये 7 से कटेगी? नहीं। 11 से कटेगी? नहीं। 13 से कटेगी? नहीं। स्मॉलेस्ट 3 अंकों की प्राइम नंबर, और 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर कितनी होती है? 101 होती है। और हमें अपने देखा यहाँ पर कि ए बी वाले सारे के सारे किससे कटते हैं? 101 से। मतलब इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कितना उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम तरीके से कहा है, इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 2 अंकों को रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, तो वो किससे डिवाइड होगा? एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई किससे कटेगा? अभी मैंने आपको क्या बताया कि x के लिए क्या लिखोगे? 1, y के लिए 0, x के लिए 1, y के लिए 0, x के लिए 1, और अगले y को भूल जाना है। यानी 101 01 देखना जरा कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में है। बी फॉर बाहुबली जो होगा वो करेक्ट उत्तर होगा। इतना शानदार लॉजिक है कि जिसका कोई लिमिट नहीं है। अब इसका थ्योरी बताने लगूँ मैं आपको तो एक्सपैंडेड फॉर्म से बताना पड़ेगा कि जो है यहाँ पर इसका इक्याई तोड़ो, दहाई तोड़ो, सैकड़ा तोड़ो, हजार तोड़ो, लाख तोड़ो, फिर सबको जोड़ो, तब जाकर वो इतना आता है, और उतना आपके काम का नहीं है। इसलिए हमने आपको मास्टर कंसेप्ट दिया है कि जब भी ऐसे 2 अंकों की संख्या को जोड़ के 4 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या, 8 अंकों की संख्या बनाए, तो बस पहले वाले के लिए 1, दूसरे वाले के लिए 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, इस तरीके से करते करते आपको लिखते जाना है। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या होता है कि एक बच्चे के दिमाग में यही फिट होता है, 1 0 1 0 करना है, तो एग्जामिनर उसको लपेट के क्वेश्चन देता है, और वहां पर उसको क्वेश्चन ये देता है कि एक 6 अंकों की संख्या है जो रिपीट की जाती है 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिखने से। एक बार 3 अंकों की संख्या लिख दी, फिर एक बार और 3 अंकों की संख्या लिख दी, और तब जो है वो किससे कटेगा बताओ। मतलब अब हमारा क्वेश्चन ए बी नहीं चलेगा, अब हमारा क्वेश्चन चलेगा ऐसे कि 3 अंकों की संख्या थी ABC, उसको एक बार और रिपीट कर दिया तो वो बन गया ABC, तो ये क्या हो गया? 6 अंकों की संख्या हो गई। इसी तरीके से इसको रिपीट करके ABC को अगर हम मान लो लिख दें ABC, फिर ABC, फिर ABC, ठीक है, तो ये 9 अंकों की संख्या बन जाएगी। फिर इसी तरीके से रिपीट करके लिखते चलेंगे तो एक और संख्या बन जाएगी। तो अब बोला गया है यहाँ पर कि बताओ ये संख्या हमेशा किससे कटेगी। तो क्या करोगे यहाँ पर? बोलोगे सर 1 0 1 0 1 ऐसा लगाएंगे? बिल्कुल नहीं। वो कब लगाते थे? वो हम AB में लगाते थे जनाब, जब सिर्फ 2 अंक हमारे पास होते थे। लेकिन यहाँ पर 3 अंक की संख्या है और 3 अंकों से इस्तेमाल करके 6 अंकों का बनाया गया है, तो ये संख्या किससे कटेगी वो देखो। पहले हमारे क्वेश्चन को देखो कि ये संख्या जो है हमेशा किससे कटने वाली है। क्या 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, 13 से कटेगी, किससे कटेगी? तो ये जब भी संख्या ऐसी आती है रिपीटेशन में, तो ये 7, 11 और 13 तीनों से कटती है। किससे कटती है? 7, 11 और 13। जब भी ABC और ABC ऐसी 3 संख्या होगी तो 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, और इनका जो प्रोडक्ट होगा 13 × 7 91, 91 × 1 1001। इसीलिए कहा जाता है कि ये संख्या किससे कटेगी? 1001 से। ये आपके पेपर में किस तरीके से पूछा गया है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई 3 अंकों की संख्या को रिपीट करके बनाया गया है तो 7, 11, 13 वो दोनों से कटेगी। अब आपके जो CPO में क्वेश्चन पूछा गया था, CHSL में क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्या था? सबसे पहला क्वेश्चन आपके CHSL में पूछा गया था 4 7 6 x y z। ये एक 6 अंकों की संख्या है। ये 7 से भी कटती है, 11 से भी कटती है, 13 से भी कटती है, ये तीनों से कटती है। तो मुझे बताइए कि x + y + z की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? x + y + z की वैल्यू क्या होगी बताइए। तो एक बच्चा जान जाएगा कि भाई मेरे देखो ये सवाल अगर मान लो 7 11
13 तीनों से कटती है, तो एक तो ये हो गया कि ये 1001 से कटेगी, और दूसरा कंसेप्ट ये हो गया कि अगर ये 3 अंक 476 हैं तो बाकी के भी 3 अंक जो हैं वो 476 होंगे, क्योंकि जब तक ये समान नहीं होंगे तब तक ये 7, 11, 13 से नहीं कटेंगे। और 7, 11, 13 से कटने का मतलब है कि अगर तुम 476 हो तो अगले 3 अंक भी 476 होंगे, यानी x का मान 4 होगा, y का मान 7 होगा, z का मान 6 होगा। 6, 4, 10, 7 कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट उत्तर था। ठीक है, इसी आधार पर एक और क्वेश्चन आपका पूछा गया था सीजीएल में कि यहां पर दे दिया गया था 4x 7y 6z, और ये क्वेश्चन बोला गया था यहाँ पर कि बताइए x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और प्लस z का स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, बताइए। अगर ये संख्या आपकी 7, 11 और 13 तीनों से विभाजित है, 7 से भी कटती है, 11 से भी कटती है, 13 से भी, तो इस केस में एक बच्चे को अच्छे से पता है कि शुरू के जो 3 अंक होंगे बाद के वहीं के 3 अंक होंगे। यहाँ पर दिख रहा है शुरू के जो 3 अंक होंगे बाद के वहीं 3 अंक होंगे, यानी शुरू में 4x और 7 है तो बाद में भी 4x और 7 ही आएगा। देखो तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू 6, तो x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई? 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, और z की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। तीनों को जोड़िए और जो है आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 49, 1, 50, 55। ठीक है, 55, 30, 85, 85, 6, 91, हमारा 91 जो है वो करेक्ट उत्तर है। 91 जो है वो हमारा क्या है? करेक्ट उत्तर है। तो ये हमें समझना है कि सवाल इस तरीके से घुमा फिरा के पेपर में पूछे जाएंगे, तो हमको जो है वो जितना क्वेश्चन को घुमाएंगे हमें उतना ध्यान रखना है। ठीक है, कि कोई भी 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट होगी, 7, 11, 13 से कटेगी, या अगर वो 7, 11, 13 से कटती है तो जो है वो हमारी 1001 से जरूर कटेगी, और उसके तीनों अंक शुरू के बराबर होंगे लास्ट के तीनों अंक। यही कंसेप्ट ध्यान रखना है कि 7, 11, 13 से कटेगी तो शुरू के 3 और बाद के 3 बराबर होंगे, या शुरू के 3 बाद के 3 बराबर हैं तो 7, 11, 13 से कटेगी। यहां पर बोला गया देखो शुरू के 3 और बाद के 3 बराबर हैं तो किससे कटेगी? 7 से भी, 13 से भी, 11 से भी, यानी 1001 से कटेगी। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला टाइप देखिए, बोला गया है कि देखो अगर एक पॉजिटिव संख्या n है जो 3, 5 और 7 तीनों से कटती है तो व्हाट इज द नेक्स्ट लार्जेस्ट इंटीजर डिविजिबल बाय ऑल दिस नंबर। ठीक है, अगला सबसे बड़ा संख्या जो है वो कौन होगा जो इन तीनों संख्याओं से कटेगा। समझना मेरी बात को, सवाल में बोला गया है कि n नाम का एक संख्या है, n नाम का, जो 3 से कटता है, 5 से कटता है, 7 से कटता है, तो n के अलावा अब अगली बड़ी कौन सी संख्या होगी जो इन तीनों से कटेगी। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर n जो है वो इन तीनों का प्रोडक्ट मान लो कि 7, 5, 35 और इंटू 3 105 हो गया। n को कितना मानना है? सॉरी, 5, 3, 15, 15, 96, 15, 7, 105। n को आप कितना मान लो? 105 मान लो, कि मान लो आपने n को 105 मान लिया। ठीक है, तो n जो है वो कितने से कट रहा है? 105 से, और बोला गया है अगली संख्या कौन ऐसी होगी जो फिर 105 से कटेगी। तो आप ऑप्शन में देखो, 105 में 21 जोड़ने पे क्या 105 से कटता है? नहीं। 105 में 35 जोड़ने पे कटेगा? नहीं। 105 में 105 जोड़ने पे कटेगा, यानी हमारा जो उत्तर होगा वो कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट उत्तर होगा। ऐसे सवालों का कोई फॉर्मूला लगाने का बेहुदा सा एकदम कंसेप्ट बनता है कि आप इसको बेसिक से सीखो। सीडीएस में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं डिविजिबिलिटी के जहां पर सीधा n का मान रखा जाता है, क्वेश्चन बन जाते हैं। आप यहाँ पर n का जो है कोई भी मान रखो। यहाँ कोई भी मान कहने का मतलब एक ऐसी संख्या रखो जो 3, 5, 7 तीनों से कट जाए। 105 की जगह आप यहाँ 210 भी रख सकते हो, आप यहाँ 315 भी रख सकते हो, और फिर देखो यहाँ पर कि वो संख्या कौन सी कटेगी। या यूं बोलो कि जो भी संख्या है जो इनसे कटेगी उसका अगला मल्टीपल उसमें जोड़ दिया जाए तो वो उससे कट जाएगी। यानी 105 में फिर 105 को जोड़ दोगे तो कट जाएगी। मैंने कहा कि x एक ऐसी संख्या है, ठीक है, मान लो कोई संख्या जो है, ठीक है, x जो है वो किसको काटती है? 2 को काटती है। अगर ये 2 को काटती है तो फिर इसमें 2 को जोड़ देना तो उसको भी काटेगी, फिर इसमें एक बार और 2 को जोड़ दें उसको भी काटेगी, यानी सेम नंबर को रिपीट करते जाओ तो उसको काटते जाएगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत शानदार ये भी क्वेश्चन है। बोला गया है इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एनी इंटीजर लाइंग बिटवीन 100 and 1000 इज सब्सट्रैक्टेड बाय द नंबर सॉरी, ठीक है, थोड़ा दिक्कत है। तो बोला गया है कि यदि 100 और 1000 के बीच, ठीक है, स्थित किसी भी पूर्णांक के अंकों का योग से घटाया जाए तो परिणामी संख्या, मैंने क्या कहा? वैल्यू लो।
बोला गया है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ एनी इंटीजर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, 100 और 1000 के बीच में कोई भी संख्या जो इसके बीच की है, अगर उसके अंकों को हम जोड़ें तो वो हमेशा, ठीक है, सम ऑफ डिजिट ऑफ एनी इंटीजर लाइंग बिटवीन इतना सबट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, उसके अंकों को जोड़कर, ठीक है, उसके अंकों को जोड़कर उस संख्या से हम घटा दें तो वो संख्या हमेशा किससे कटेगी। यही तो बोला गया है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ एनी इंटीजर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, मान लो वो संख्या हो गई 100 और 1000 के बीच में, मान लो वो संख्या हो गई 500, ठीक है, जो 100 और 1000 के बीच में है वो संख्या को हमने मान लिया 500, ठीक है। अब बोला गया है कि सम ऑफ डिजिट, यानी 500 का सम ऑफ डिजिट कितना है, 5 है, उसको सब्ट्रैक्ट करो उसी नंबर से, यानी 500 में से 5 आप सब्ट्रैक्ट करो, आपका आ जाएगा 495। और बोला गया है ये संख्या किससे कटेगी, हमेशा किससे कटेगी, तो 495 को भाग करके देखो, क्या ये 6 से कटेगा, नहीं, 6 से कटने वाली संख्या के लिए आपको 2 से कटना जरूरी है। क्या ये 2 से कटेगा, बिल्कुल नहीं। क्या ये 5 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है 595, और 9 से कट रहा है, हाँ भैया बिल्कुल कट रहा है, मतलब सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। तो जैसे ऐसा केस आए फिर उसका अगला कोई नंबर ले लो, जैसे मानो आपने 500 लिया, अब मान लो मेरी इच्छा हुई कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 400 लेता हूँ। अब मैंने कहा कि 400 में से मुझे 4 घटाना है, 400 मुझे 4 घटाना है तो 396। अब 396 देखो, 9 और 6 और 3 9, ये तो 9 से कट रहा है लेकिन 5 से नहीं कट रहा, मतलब ऑप्शन नंबर डी काट देंगे। मैंने कहा ना कि बेसिक मजा बहुत आता है सीखने में, लेकिन काम खराब करता है, क्योंकि बेसिक आप कभी पेपर में लगाते ही नहीं है, आपके पास समय काफी कम है, आपको सेकंडों में सवाल को उड़ाना है, तो आप जो है ऐसा नंबर पकड़ो, ठीक है, जो आसानी से कट जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आप बोलोगे सर मैं शुरू में ही 400 ले लेता, आपको जो है आंसर सीधा 9 आ जाता, तब मैं आपको 5 बता भी नहीं पाता। लेकिन कल के दिन आप कोई संख्या लेते, आपका दिखता कि यार 2 से कट जा रहा है, जैसे ये जो है 2 से कट जाएगा, फिर आप बोलते सर ये तो 2 से कट रहा है। मेरे भाई बोला गया ऑलवेज, हर केस में, किसी भी केस में, और अपने दिल को तसल्ली देना हो तो कोई भी 5 संख्या, 10 संख्या, 15 संख्या ले लो और उसको जो है उसके अंकों के योग से घटा के देखो। 2 केस में, 3 केस में अगर 9 लग रहा है तो हर केस में 9 लगेगा, बात खत्म, ठीक है। आप एक काम करो ना, 105 ले लो, ठीक है, 105 के अंकों का योग कितना हुआ, 6 हुआ, 105 में से 6 घटा दो, 99 आएगा। 99 किससे कटता है, तो 99 ना 5 से कटता है, ना 2 से कटता है, ना 6 से कटता है, सिर्फ और सिर्फ 9 से कटता है। उत्तर दे दोगे 9, ठीक है, कोई दिक्कत की बात, तो हमेशा का बात हुआ है तो हमेशा जो है आपको वैल्यू लेने पर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बोला गया है m और n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, और m माइनस n जो होगा वो एक हमेशा इवन नंबर होगा। m माइनस n इवन कब होता है, देखो कोई भी संख्या इवन कब आती है, जब एक ऑड नंबर को ऑड नंबर से घटाओ तो इवन आता है, जैसे 5 में से 3 घटा दिया तो 2 आएगा, या एक इवन नंबर को इवन नंबर से घटाओ तो हमारा इवन नंबर आएगा। यानी 5 जो m और n जो हैं, या तो दोनों के दोनों ऑड होंगे, नहीं तो दोनों के दोनों इवन होंगे, तभी उनका डिफरेंस जो है वो एक इवन नंबर आएगा। तो बोला गया है, बताओ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा डिविजिबल होगा किससे, ठीक है, हमेशा डिविजिबल होगा। तो हमने क्या कहा, यानी m और n जो हैं वो दोनों के दोनों क्या हैं, m और n जो है वो दोनों के दोनों ऑड हो सकते हैं, इवन हो सकते हैं। अगर m और n ऑड हैं तो देखो कंसेप्ट क्या बनेगा हमारा यहाँ पर, आंसर तो हम सीधा एक लाइन में वैल्यू पुट करके बता देंगे आपको बाद में, बट कंसेप्ट से सीख लो कि मैंने कहा कि m और n, देखो कोई भी 2 ऑड संख्या को घटाओगे तो इवन मिलता है, या कोई भी 2 इवन संख्या से इवन को घटाओगे तो हमारा जो है ऑड मिलेगा। जैसे 5 से 3 घटाओगे तो 2 मिलेगा, या 4 में से 2 घटाओगे तो 2 मिलेगा। यानी 2 इवन का जो डिफरेंस होता है वो इवन होता है, 2 ऑड का डिफरेंस जो होता है वो ऑड होता है। यानी एक केस में मान के चलते हैं कि अगर ये दोनों ऑड हो तो क्या होगा, और अगर ये दोनों इवन हो तो क्या होगा, ठीक है जनाब। तो मान लीजिए कि अगर ये दोनों संख्याएं ऑड हैं तो आपको पता है किसी भी 2 ऑड संख्या का अंतर कितना आता है, इवन आता है, ठीक है, और यहाँ पर किसी भी 2 संख्या का जोड़, किसी भी 2 ऑड संख्या को जोड़ो तो वो भी इवन आता है, यानी इवन इंटू इवन नंबर हमें मिलने वाला है, ठीक है। अगर हम इवन की बात करें तो ये भी इवन आएगा, ये भी इवन आएगा, यानी किसी भी इवन नंबर का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर तो सबसे पहली बात कोई ऑड नंबर हो नहीं सकता है, और यही केस आपको दिया गया है, ऑप्शन में कोई भी ऑड नंबर नहीं है, किसी भी इवन को किसी भी इवन के साथ मल्टीप्लाई करना है, कोई ऑड नंबर है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये थ्योरी से ऐसे करते रह जाओगे, डिफरेंस निकालोगे, इनकी वैल्यू लोगे, सबसे शानदार मेरा मानो कोई भी एक वैल्यू ले लो। एक काम करो, m को जो है आप 5 ले लो और n को आप 3 ले लो,
ठीक है, ले लिया आपने, जहां पर m जो है वो n से बड़ा है। अब 5 का स्क्वायर 25 और 25 में से 9 घटाओ कितना आएगा 16। 16 किससे कटता है? 16 4 से कटता है, बिल्कुल। 16 8 से कटता है, बिल्कुल। 16 ना 6 से कटता है ना 12 से कटता है। दो ऑप्शंस आ गए। फिर कोई उसकी जगह पर दूसरा वैल्यू ले लो। मान लो कल के दिन आपकी इच्छा जागी और आपने कहा सर मैं m को 4 मानता हूं और n को 2 मानता हूं, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 में से 4 गया तो कितना आएगा 12। अब यहाँ पर 12 जो है आ तो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ये 12 जो है 4 से कटता है कि 8 से? 8 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा। दो केसेस में हमारा 4 वेरीफाई हो गया है, ठीक है। दो केसेस में हमारा 4 वेरीफाई हो गया है। और भी कोई केस ले लो, कोई और छोटी संख्या ले लो। एक काम करो, यहाँ पर m को जो है 3 ले लो और n को जो है वो 1 ले लो। ले सकते हो क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं और इनका डिफरेंस एक इवन नंबर है। इसका स्क्वायर 9 होता है और 9 में से 1 गया तो 8 होता है। 8 से जो है या तो 8 कटेगा, 8 से या तो 4 कटेगा। लेकिन एक फेल में हमारा 8 जो है वो, एक केस में हमारा 8 फेल हो गया है। देखो आपको बस ऐसा करना है कि आपको 2-3 नंबर लेते चलने हैं और उसमें बस ये देखना है कि कौन वाली संख्या फेल नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे आप कोई भी संख्या लो, 4 कभी फेल नहीं होगा, लेकिन ऐसा होगा कि कभी कोई संख्या 8 से कट जाएगी, कभी 12 से भी कट जाएगी। मतलब जो संख्या देखो होगा क्या, 4 से कटेगी तो 8 से जरूर कटेगी, 4 से कटेगी तो 12 से जरूर कटेगी, इस बात को ध्यान रखो। लेकिन हमेशा जो है वो किससे बोला जाएगा, तो हमेशा 4 से बोला जाएगा। हमेशा किससे कटेगी, तो हमेशा 4 से। एग्जाम्पल ले लेता हूँ फिर से एक बार। m को 3 मानो, इसको 1 मानो, तो इनका अंतर कितना आया? 3 का स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर, यानी 9 में से 1 गया हमारा 8 आया। अब यहाँ पर मान लो कि 4 मानो 2 मानो, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया कितना हो गया? 16 में से 4 गया तो हो गया आपको 12, ठीक है। मान लो यहाँ पर 5 मानते हैं और यहाँ पर कितना मानते हैं? 5 मानते हैं, 3 मानते हैं। 25 में से जो है 9 गया तो कितना आएगा? 16। हर केस में आप देखते चलो तो हर केस में जो संख्या है वो 4 से निश्चित तौर पे विभाजित हो रही है। 8 भी 4 से कटेगा, 12 भी 4 से कटेगा, 16 भी 4 से कटेगा। लेकिन ऐसे कंडीशंस होंगे कि कभी कोई संख्या 8 से कट गई, कभी नहीं कटी। ये 8 से कट जा रही है, ये नहीं कट जा रही है। ये जो है 12 से कट जा रही है, बाकी दोनों 12 से नहीं कट रहे हैं। तो हमें वो संख्या पकड़ना है जो हर केस में डिवाइड करे, यानी 4 वो संख्या होगी जो हर केस में डिवाइड करे। सेकंडों के काम होते हैं ये। सेकंडों में आप वैल्यू रखोगे और आपका उत्तर आ जाएगा। सीडीएस में ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखिए, बोला क्या, सबसे लार्जेस्ट नंबर बताइए जो एग्जैक्टली डिवाइड करे हर नंबर जो n³ माइनस n और n माइनस 2 के फॉर्म में हो, जहां पर n एक नेचुरल नंबर है और वो 2 से ज़्यादा है। इन्होंने खुद ही काम आसान कर दिया। बोला सबसे बड़ी संख्या बताओ जो एग्जैक्टली डिवाइड करे इनको, जहां पर n एक नेचुरल नंबर हो 2 से ज़्यादा। 2 से ज़्यादा बोला n का मान 3 रख लो। 3 का क्यूब कितना? 27। 27 में से 3 गया तो हो जाएगा 24 और 3 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी ये सबसे बड़ी संख्या। देखो यहाँ पर फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड एवरी नंबर, हर नंबर जो इसके फॉर्म में हो, हर नंबर जो इस फॉर्म में हो जहां पर n एक नेचुरल नंबर 2 से बड़ा है। 3 का क्यूब 27 होता है, 27 में से 3 गया तो 24, 3 में से 2 गया 1, तो 24 × 1 कितना हुआ? यानी हर नंबर कितने से कटेगा? कम से कम 24 से कटेगा। यकीन नहीं आता तो 2 से बड़ा 4 भी है, आप 4 भी रख कर देख लो। 4 का क्यूब 64 होता है, देखो, ठीक है। 3 वाले केस में कितना आया था? 3 वाले केस में 24 आया था। 4 के क्यूब में 64 और 64 में से 4 गया तो 60 और 4 × 2 कितना हो गया? 4 में से 2 गया तो 2, 60 × 2 120। अब ये जो 120 है वो सिर्फ और सिर्फ किससे कटेगा? यहाँ पर 24 से कटेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 24। मतलब वो हर नंबर 12 से नहीं, हर नंबर मैक्सिमम लार्जेस्ट नंबर बोला गया है 4 से। देखो ये 6 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, ठीक है। लेकिन इन तीनों में 6, 12 और 24 में सबसे बड़ा कौन सा है? लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? तो 24 है। बोलोगे सर लार्जेस्ट 48 भी तो दिख रहा है। मेरे भाई 48 कैसे काटेगा बताओ? जब यहाँ पर तुम n के जगह पर 3 रखते हो तो तुम्हारा आ रहा है 24। क्या 24 48 से कटेगा? नहीं कटेगा। और बाकी दोनों संख्याएं 24 से छोटी हैं, मतलब उत्तर हमारा कितना होगा? 24 होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पर अगला सवाल देखो, द ग्रेटेस्ट whole नंबर बाई विच द एक्सप्रेशन इतना इज डिविजिबल फॉर एवरी नेचुरल। मतलब हर नेचुरल नंबर, हर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जिससे व्यंग्य इतना के प्रत्येक मान के लिए पूर्णतः विभाजित हो। तो n का कोई भी मान रखो और ये संख्या कट जाए, सबसे बड़ी वो नंबर जिससे ये कट जाए फॉर एवरी नेचुरल नंबर। तो एवरी नेचुरल बोले, देखो अगर संख्या बोलता है कि प्रत्येक नेचुरल नंबर से कट जाए, प्रत्येक वोल नंबर से कट जाए, प्रत्येक ऑड नंबर से कट जाए, प्रत्येक इवन नंबर से कट जाए, ऐसे केस में आपको सिंपल
सिंपल एक काम करना है कि आपको देखना कि भाई पहले सबसे छोटा वाला नंबर पर कट रहा है कि नहीं। अगर सबसे छोटे वाले नंबर पे नहीं कटेगा तो इसका मतलब वो किसी पे नहीं कटेगा। तो कभी भी नेचुरल बोले तो नेचुरल में सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है, 1 होता है। अगर इवन नंबर बोले तो सबसे छोटा इवन नंबर 2 होता है। ऑड में बोले सबसे छोटा इवन नंबर 1 होता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि ये भैया सबसे बड़ा वोल नंबर कौन सा है जो यहाँ पर सबसे बड़े हर प्रत्येक नेचुरल नंबर से कट जाए। आपको सबसे छोटा नेचुरल नंबर लेना है और वो होता है 1। तो आप बोलोगे सर 1 + 6 7, ठीक है, 7 और 11 18, 18 और 6 24, और 24 और 24 कितना होता है 48। यानी यहाँ पर हमारा उत्तर कितना होगा 48 होगा। कुछ नहीं करना, बस n का मान 1 रखना है। अगर ये n के मान 1 पर कटेगा 48 से तो n के बराबर 2 पर भी 48 का मल्टीपल होगा, n का मान 3 पर भी 48 का मल्टीपल होगा। इस तरीके से ये कहानी चलती रहेगी, ठीक है। इसलिए मैंने कहा ना अगले सारे के सारे क्वेश्चंस आप वैल्यू से बनाओगे सेकंडों में। अगला सवाल देखो, सारे पूछे गए प्रश्न हैं, कोई कैट में पूछा गया है, कोई यूपीएसआई में पूछा गया है, कोई एसएससी में, कोई रेलवे में, कोई इस तरीके से अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसमें सीडीएस के भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखना होता है कि एन की वैल्यू हम लें और हम सवाल को बना पाए। अब अगला क्वेश्चन देखोगे तो बोला गया एन एक वोल नंबर है ग्रेटर देन 1। खुद बोल दिया है कि एन एक वोल नंबर है और जो 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरीके से। तो बोला गया यहाँ पर ये हमेशा किससे कटेगा, ग्रेटर देन 1 बोला ना, तो आपको क्या करना, पहले सबसे छोटी संख्या पकड़नी है और 1 से उसके बाद अगला संख्या कौन होता है 2, यानी 2 का स्क्वायर 4 और 4 में से गया 3, 4 × 3 कितना हो गया 12। तो हम उत्तर देंगे 12, बात खत्म, और कुछ नहीं करना। बाकी ऑप्शंस को देखना तक नहीं है। 1 से बड़ा बोला था, 2 रखिए और काम खत्म हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखिए, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, डिविजिबिलिटी का शानदार क्वेश्चन है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको देखना है। बोला गया है अगर n की वैल्यू 55 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब माइनस 72 का क्यूब है तो n किससे कटेगा। देखो ये होता है a का पावर n प्लस b के पावर n के कंसेप्ट पे। अगर कोई नंबर a का पावर n प्लस b का पावर n है और n वहाँ पर ऑड है तो वो a प्लस b से ज़रूर कटता है, ठीक है। उसी कंसेप्ट पर आधारित है, लेकिन ये एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन है। जैसे मान लो आपको क्या पढ़ाया जाता है कि अगर n नाम की कोई संख्या है और n अगर a का पावर n प्लस b के पावर n के फॉर्म में है तो दो केसेस होते हैं, या तो n की वैल्यू जो है वो ऑड हो या फिर n की वैल्यू इवन हो। अगर n की वैल्यू ऑड होगी तो क्या होगा और n की वैल्यू इवन होगी तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारा n का वैल्यू ऑड होता है जनाब, अगर हमारा n का वैल्यू ऑड है तो क्या होगा और n की वैल्यू इवन है तो क्या होगा, समझिएगा, ठीक है। n की वैल्यू ऑड है तो क्या होगा, n की वैल्यू इवन है तो क्या होगा। अगर n की वैल्यू ऑड है, जैसे 1 और 1 है, 3 और 3 है, 5 और 5 है, तो ये संख्या n जो है वो हमेशा डिवाइड होगी किससे, a प्लस b से। ये तय है कि वो a प्लस b से हमेशा कटेगी। ये तय है कि अगर वो संख्या ऑड है तो वो हमेशा a प्लस b से कटेगी, और अगर वो संख्या इवन है तो वो किसी से नहीं कटेगी, वो किसी से नहीं कटने वाली। ऐसा कुछ नहीं कह सकते नहीं भैया ये a प्लस बी से कटेगी ही कटेगी। जैसे मानो यहाँ पर बोला गया क्या ये a प्लस बी से कटेगी, तो आप बोलेंगे नहीं ये नहीं कटेगी। लेकिन वही n अगर ऑड है तो ये a प्लस बी से 100% कटेगी, ठीक है। सवाल देखिए कैसे पूछा जाता है आपके पेपर में, तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। जैसे सवाल आपको बोला गया कि n की वैल्यू 2 का क्यूब है और यहाँ पर 3 का क्यूब है, ठीक है। तो n किससे कटेगा बताओ जल्दी से। तो आप बोलोगे सर ये a क्यूब प्लस b क्यूब है, और a क्यूब प्लस b क्यूब क्या देता है बाहर, a प्लस b देता है, और इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस a b देता है। यानी ये सर a प्लस b से ज़रूर कटेगा। कटेगा यहाँ पर कोई समस्या की बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं है, कोई परेशानी की बात। मतलब मैंने वही बात बोला कि जब पावर ऑड होता है तो ये किससे कटता है, a प्लस बी से ज़रूर कटता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मेरा आपके सामने है कि अगर n की वैल्यू 2 का पावर 71 प्लस 3 का पावर 71 हो तो ये जो n है ये किससे कटेगा। तो बोलोगे सर 2 + 3 यानी 5 से ज़रूर कटेगा। कोई समस्या की बात यहाँ पर। अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन नंबर 3, कि अगर n की वैल्यू 101 का पावर 1001 हो और 103 का पावर 1271 हो तो ये किससे कटेगा। बोलोगे सर पावर ऑड है ना सर, पावर ऑड है और पावर को तो सेम रहना पड़ेगा। यहाँ पर 1001 पावर सेम है और ये जो है ये क्या है, ऑड है, तो यानी ये सर 204 से कटेगा ही कटेगा सर।
ठीक है, किससे कटेगा? 204 से कटेगा। पावर सेम रहना चाहिए क्योंकि a का पावर n और b का पावर n। लेकिन अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मान लीजिए कि अगर n का पावर जो है वो 2 का पावर 6 या 2 का पावर 6, उतना दूर क्यों चले जाते हो? n को मानो 2 का पावर 4 जमा 3 का पावर 4, और तब बोलेगा कि क्या ये 2 + 3 5 से कटेगा? तो आप बोलोगे नहीं सर, ये 2 + 3 5 से नहीं कटने वाला है। क्यों नहीं कटने वाला है बताओ? इसीलिए नहीं कटने वाला है क्योंकि यहाँ पर इसका कोई फिक्स फॉर्म नहीं होता है, इसको a + b के फॉर्म में नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है कि अगर वो a का पावर n + b के पावर n में हो तो वो a + b से 100% कटता ही करता है। कब? जब n ऑड होता है। ठीक है, कोई समस्या की बात यहाँ पे? चलिए, कोई दिक्कत? अब उसी तरीके से यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो आता है वो आता है, अगर कोई संख्या n जो है वो a का पावर n - b का पावर n के फॉर्म में है और n अगर यहाँ पर ऑड है तो क्या ये संख्या किससे कटेगी? और n अगर यहाँ पर इवन है तो ये संख्या किससे कटेगी? ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पर अब ये वाले केस में क्या होता है कि अगर यहाँ पर पावर ऑड हो, अगर यहाँ पर पावर ऑड हो तो ये a - b से कट जाता है। अगर यहाँ पावर ऑड हो तो ये - b से कट जाता है। और अगर यहाँ पर पावर इवन हो तो आप बोलोगे सर ये a - b से भी कटेगा और ये a + b से भी कटेगा। कोई शक की बात नहीं सर। वैल्यू लेकर देख लीजिए, क्वेश्चन लेकर देख लीजिए और आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने कहा n की वैल्यू क्या हो गई? n की वैल्यू 2 का क्यूब में से क्या हो गया? 3, सॉरी पावर इवन है ना, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 3 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। ठीक है, या आप ऐसे भी कह लो 3 का स्क्वायर, चलो 3 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर कह लो। तो आपने कहा सर कि देखो एक बार पावर हमने क्या रखा है सर? इवन रखा है। ठीक है, एक बार पावर, देखो 2 केसेस होते हैं ना, एक केस आपका हो गया, एक केस हो गया n का पावर ऑड रखेंगे। यहाँ पर कौन सा केस हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर वो माइनस में है और पावर ऑड है और इवन है तो n का पावर, जैसे मानो यहाँ पर ले लो 3 का पावर, मान लो यहाँ पर 3 माइनस 2 का पावर 3। एक बार हमारा पावर देखो a का पावर n - b का पावर n, तो यहाँ पर हमारा पावर क्या है? ऑड है। और दूसरा क्वेश्चन हमसे बोला गया सेम तरीके से कि n का पावर 3 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। यहाँ पर पावर ऑड है और यहाँ पर पावर इवन है। तो जब पावर ऑड होगा तो ये किससे कटेगा? आप बोलोगे सर ये a³ - b³ है, यानी ये a - b से ज़रूर कटेगा और ये अंदर a² + b² + ab आ जाएगा, यानी ये 3 - 2 1 से ज़रूर कटेगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ? लेकिन जब पावर इवन होता है तो ये क्या होता है? a - b × a + b दोनों से कटता है, यानी ये 1 से भी कटेगा और ये 5 से भी कटेगा, यानी a - b × a + b दोनों से कटेगा। ठीक है, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो हो गया, जैसे मानो यहाँ पर कल के दिन आपका बड़ा सा क्वेश्चन आ गया कि n की वैल्यू 107 का पावर 52 माइनस 106 का पावर, या 106 के जगह मान लीजिए हमने कहा 52 का पावर, ठीक है 52, हाँ ठीक है 52 लिख लो, 52 का पावर 52। मान लो हमने ऐसा कह दिया कि n की वैल्यू इतनी है, 107 का पावर 52 माइनस इतना, ये संख्या किससे कटेगी? पावर क्या दिख रहा है आपको? माइनस में इवन दिख रहा है। इवन दिख रहा है तो इन दोनों के अंतर से भी कटेगी, इन दोनों के सम से भी कटेगी, यानी 52 हो गया आपको। ठीक है, कितने से कटेगी? ये 55 से भी कटेगी और फिर इन दोनों के सम से कटेगी, यानी 159 से भी कटेगी। ये a - b से भी कटेगा, a + b से भी कटेगा। तो अगर हम एक समरी बनाते हैं यहाँ पे और समरी बना के लिखते हैं तो क्या लिखेंगे वो समझो। समरी बनाकर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे वो समझो कि हमारे पास पहला केस क्या आया? हमारे पास पहला केस आया n बराबर a का पावर n + b का पावर n का। दूसरा केस आया n बराबर a का पावर n - b का पावर n का। यहाँ पर हमारे सामने दो संभावनाएं प्रकट हुई। एक हमारा n का जो मान है वो ऑड हो तो क्या होगा, और एक हमारा n का मान इवन हो तो क्या होगा। यहाँ पर भी दो संभावनाएं प्रकट हुई। एक हमारा n का मान ऑड हो तो क्या होगा, एक हमारा n का मान इवन हो तो क्या होगा। ठीक है, कोई समस्या की बात यहाँ? यही तो था कि एक बार प्लस है एक बार माइनस है और n की दोनों संभावनाएं हो सकती हैं। n या तो ऑड हो सकता है, नहीं तो इवन हो सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर ऐसे केसेस होते हैं तो क्या क्या होते हैं। जब भाई साहब यहाँ पर ऑड हो ना, जब ऑड हो तो आप अपने मन में a³ + b³ बना लो, a³ + b³, और a³ + b³ किससे कटता है? a + b से कट जाता है। ठीक है, और ये ना a + b से कटेगा, ठीक है,
और ना ही a माइनस बी से कटेगा, कुछ नहीं जब इवन रहेगा। तो माइनस में जब आ जाए तो माइनस में आ जाए तो आप ऐसे समझ लो ए स्क्वायर माइनस पावर को ऑड रखो, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब किससे कटेगा, तो हमेशा ए माइनस बी से कटेगा, ठीक है। और माइनस में पावर इवन बोले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे कटता है, ए माइनस बी से और ए प्लस बी से। तो ये बड़ा शानदार ट्रिक हो जाएगा याद करने का, ठीक है। ये बड़ा शानदार तरीका हो जाएगा याद करने का कि आप जो है पावर के जगह पे कोई ना कोई वैल्यू एज्यूम कर लेते हो। जैसे यहाँ ऑड बोलता है तो 3 रख लो, इवन बोलता है 2 रख लो। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी से कटता है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसी से नहीं कटता। उसी तरीके से ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी से कटता है, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी दोनों से कटता है। ध्यान रहेगा ये बात, ठीक है। तो अब ये तो सारे के सारे छोटे कंसेप्ट होते थे जिसके ऊपर पहले सवाल आते थे, लेकिन अब एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको दिया गया है। आपके मेंस के मॉक टेस्ट में आपको ये क्वेश्चन दिख सकता है कि n का मान जो है वो बराबर है 55 के क्यूब जमा 17 का क्यूब और माइनस 72 का क्यूब। तो n जो है वो किससे डिविजिबल है ये बोला गया है, n जो है वो किससे डिविजिबल है ये बोला गया है, बताइए। तो बताएंगे, मान लो यहाँ पर देखो, क्या 55 और 17 का सम किसके बराबर है, आप बोलेंगे सर 55 और 17 जो है वो 72 के बराबर है। दिख रहा है आपको कि 55 और 17 का जोड़ किसके बराबर है, 72 के बराबर है। तो जरा 72 के केस में ये क्वेश्चन जो है हमने पढ़ा था वो क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे सर देखो 72 का क्यूब, ठीक है। 72 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 72 का क्यूब क्या होता है, 72 किससे बना है, 55 प्लस 17 से बना है। बना है कि नहीं बना, बताओ। 72 जो बना है वो कैसे बना है, 55 और 17 से बना है। यानी 72 के क्यूब को हम इतना लिख सकते हैं। और इसको लिखने का मतलब क्या है, इसको लिखने का मतलब a प्लस बी के क्यूब में तोड़ना है, यानी a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी इंटू, ठीक है, और a प्लस बी, ठीक है। 55 सॉरी 3 इंटू ए कितना है, 55 है, b कितना है, 17 है, ठीक है, और a प्लस बी कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो 72 लिखो यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। तो ऐसा लिख सकते हैं कि 72 का क्यूब, ठीक है, बराबर होगा 55 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब प्लस 3 इंटू 55 इंटू 17 इंटू 72, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं। सवाल में बोला गया है 55 प्लस 17 माइनस 72, ठीक है। तो 55 प्लस 17 और ये 72 को उधर लेके चले आओ, उनको इधर लेके चले आओ, तो बोलोगे 3 इंटू 55 इंटू 17 इंटू 72, और ये क्या आ गया, माइनस में आ गया, बराबर 55 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब माइनस 72 का क्यूब, ठीक है। 55 का क्यूब 17 का क्यूब माइनस 72 का क्यूब का वैल्यू क्या हो गया, माइनस 3 इंटू 55 इंटू 17 इंटू 72, 3 55 17 72, 3 55 17 72। यानी अगर हम बात करें n की वैल्यू इतनी है, देखो सवाल में बोला गया है n की वैल्यू इतनी है, तो n की वैल्यू अगर इतने के बराबर है 55 17 और 72 का क्यूब, और ये वाला क्यूब जो है, ये वाला जो क्यूब है वो इसके बराबर है, तो देखो बोला गया है n जो है वो इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, तो क्या कह नहीं सकते कि n इसके बराबर है, बोलो n इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो n इसके बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अब हम n के जगह पर क्या लिख देंगे, n के जगह पर ऐसा लिखेंगे -3 इंटू 55 इंटू 17 इंटू 72, और तब बोला गया है बताओ n किससे कटेगा, n जो है वो किससे कटेगा। तो बताओ क्या 7 और 13 दोनों से कटेगा, 13 से काटने वाली कोई संख्या यहाँ दिख रही है, नहीं दिख रही, तो 13 नहीं होगा। क्या 3 और 13 दोनों से कटेगा, 3 से तो कट रहा है, 13 से काटने वाली कोई संख्या नहीं है, मतलब a भी नहीं होगा, b भी नहीं होगा। क्या 3 और 17 दोनों से कट रहा है, तो भैया 3 से भी कट रहा है, 17 से भी कट रहा है, तो c से हो सकता है। नन ऑफ दिस तो होगा नहीं जब हमारा c आंसर आ गया। तो क्लियर हो गया कि जब ये सवाल ऐसे आए तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि 55 से कटेगा, 17 से कटेगा, ठीक है, और 55 और 17 72 से कटेगा और इनके 3 गुने से कटेगा, इसलिए सवाल हमारा जो है 3 और 17 है। कोई दिक्कत की बात। जब भी ऐसा दिखे कि दो संख्याओं का जोड़ 1 के बराबर हो, तो जैसे tan a प्लस बी वाला कंसेप्ट लगाते थे उसी तरीके से यहाँ पर लगाना है कि भैया 72 कैसे बना, तो 55 और 17 को जोड़ने से बना, उनका जोड़ 72 के बराबर करो और वहां पर इस वैल्यू को लिखो और तब उस केस में आप आंसर निकाल सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, बोला गया है हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x एंड y आर पॉसिबल, अगर ये संख्या 45 से कट जाए। बोला गया है 45 से कटेगी तो ये यहाँ पर x और y के कितने वैल्यूज पॉसिबल हैं,
ठीक है, x और y के कितने वैल्यू पॉसिबल हैं। एक क्वेश्चन 45 पे था और एक क्वेश्चन 55 पर था कि अगर यहाँ पर y की अगर ये संख्या जो है 55 से कट जाती है, अगर ये संख्या 55 से कट जाती है तो x और y के कितने पॉसिबल वैल्यूज होंगे, और अगर ये संख्या 45 से कट जाती है तो x और y के कितने पॉसिबल वैल्यूज होंगे, x, y के। तो बड़े आसान से बनाते हैं, एक कंसेप्ट आप सीख लेंगे तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना पाएंगे। तो चलिए सवालों को देखते हैं। किससे कटने की बात कही गई है आप बताइए। तो बोला गया है सर 45 से कटे। अब जाहिर सी बात है 45 से कटने का मतलब क्या है माय डियर, जो संख्या 5 से भी कटे और जो संख्या 9 से भी कटे। और 5 से कौन सी संख्याएं कटती हैं, जिनके इक्याई के स्थान पर या तो 0 होता है नहीं तो 5 होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इस संख्या को लिखे तो बोलेंगे, इस संख्या को लिखे तो बोलेंगे 75x64 हो सकता है, ठीक है, या फिर 75x, ठीक है, 75x64 और 5 हो सकता है। क्योंकि अगर ये संख्या जो है 45 से कटेगी यानी 5 से कटेगी, और 5 से कटने के लिए या तो यहाँ 0 होगा नहीं तो 5 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा मेरी बात को कि जब यहाँ पर 0 होगा और जब यहाँ पर 5 होगा तो कैसे लिखेंगे, 75x640, या तो ये संभव है, या 75x645 ये संभव है। तो हमने 45 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 5 की डिविजिबिलिटी चेक कर ली, अब 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। ये संख्या 9 से कब कटेगी, जब इसके अंकों का योग कितना होगा, 9 होगा। कोई भी संख्या 9 से कटती है जब उसका डिजिट का सम 9 होता है। यहाँ पर देखिए 7 5 12 6 18 खत्म, 4 आया है तो x के लिए कितना आना पड़ेगा, x के लिए 5 आना पड़ेगा। तो x, y क्या बन गया, 5, कितना बन गया, 0 बन गया। मतलब एक पेयर हमारा क्या हो गया, 5, 0 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ। दूसरे पेयर की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो देखेंगे 7 5 12 6 18 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, यानी x को कितना होना पड़ेगा, 0। तो जब x 0 होगा तो अगला बंदा क्या होगा, 5 होगा, यानी ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो कितने पेयर बन रहे हैं, 2 पेयर। हाउ मेनी वैल्यूज, तो कितने वैल्यूज, 2 वैल्यूज। अब एक फंडामेंटल हम आपको बता दें यहाँ पर, ठीक है, कि अगर यहाँ पर y की 2 वैल्यूज आ गए ना तो x की वैल्यूज 2 आ सकते हैं, और आप बिना x का चेक किए भी 2 दे सकते हैं। लेकिन चेक कर लेते हैं तो हमारे पास 100% श्योरिटी आ जाती है आंसर को टिक करने की, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, इट इज गिवन दैट डिफरेंस बिटवीन 10 का पावर 34 प्लस 57 और 10 का पावर 33 प्लस n हमेशा डिविजिबल है 9 से, तो n की वैल्यू क्या होगी। बोला गया ये संख्या का और ये संख्या का जो भी अंतर आता है, जो भी अंतर आता है वो 9 से कट जाता है। बताओ जल्दी से n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। जो भी अंतर आता है कट जाता है, यानी यहाँ पर देखते चलोगे। अगर मैंने कहा कि कल के दिन मानो यहाँ पर 36 और 27 का अंतर अगर 9 से कटेगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि जैसे यहाँ पर मैंने कहा ना 36 और 27 का अंतर 9 से कटता है, ठीक है, यानी 36 भी हमारा 9 से कटेगा और 27 भी हमारा 9 से कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो हम इसका रिमाइंडर बांट लेंगे, इसका रिमाइंडर काट के देख लेंगे, और इसका जो सम आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, जैसे मानो एक छोटी सी बात हम आपको बोले, मान लो हमने कह दिया 50, और 50 में जो है हमने 5 घटा दिया तो आया 45, ठीक है, और 45 किससे कट गया, 9 से कट गया, ठीक है, कि ये दो संख्याओं का जो अंतर है वो 9 से कट रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आप जब इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा -5, और जब आप इसको रिमाइंडर डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा +5। तो ये दोनों का रिमाइंडर जो ऐड होने के बाद कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। जब भी बोले कि दो अलग अलग संख्याओं का अंतर जो है वो कट जाता है तो हमें उनको इंडिविजुअली 9 से भाग करना है, ठीक है। यानी यहाँ पर 10 का पावर आपका 34 है और प्लस कितना है, 57 है, और अंतर क्या है, 10 का पावर 33 और प्लस कितना है, 9 है। इन दोनों का अंतर किससे कटने का कहा गया है, 9 से कटने का कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, 9 से भाग करेंगे। 10 में देखो इसमें भी 9 से भाग करो और इसमें भी 9 से भाग करो, और दोनों का रिमाइंडर कितना आना चाहिए, दोनों का रिमाइंडर 0 आना चाहिए, क्योंकि इनका अंतर 9 से कट रहा है। तो यहाँ पर जब 10 में 9 का भाग लगाओगे तो रिमाइंडर आएगा 1, 57 में लगाओगे तो 9 × 6 = 54, और यहाँ रिमाइंडर आएगा आपका 3,
यानी रिमाइंडर कितना आ गया 4 माइनस यहाँ पर लगाओगे तो कितना होगा 1 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो है रिमाइंडर कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, तभी तो भाई साहब 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर n जो होगी एक ऐसी संख्या होगी जिसको 9 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा, शेषफल हमारा 3 आएगा। 9 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा 3 आएगा। जरा ऑप्शंस को देख लेते हैं, ठीक है। यानी यूं आप कह सकते हैं कि इसका देखो 7 और 5 12, 12 का मतलब यहाँ डिजिट सम कितना आया 3 आया, 7 दोनों यहाँ डिजिट सम कितना आया 5 आया, 7 5 12 और 1 13 डिजिट सम आया 4, 7 5 12, 12 और 3 15, 15 को जोड़ेंगे डिजिट सम आया 6। कोई भी संख्या जो 9 से भाग होने के बाद शेषफल 3 देती है यानी उसका डिजिट सम कितना होगा 3 होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। और आप ऐसे भी भाग करके देख लो 570 को, आपका रिमाइंडर जो है वो कितना आएगा 3 आएगा। 3 से भाग करने का मतलब 3 शेषफल बचने का मतलब है कि डिजिट सम 3 हो, 5 शेषफल बचने का मतलब है कि डिजिट सम 5 हो, 9 शेषफल बचने का मतलब है यहाँ पर 9 तो बचेगा ही नहीं, 7 अगर शेषफल बच रहा है, 7 रिमाइंडर बच रहा है तो उसका डिजिट सम कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। ठीक है, इस तरह के काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। चलिए अगला सवाल देखिए, बोला गया है कि a का जो है वो यहाँ मान क्या होगा अगर ये संख्या 11 से कटेगी, और a और b का डिफरेंस जो दिया गया है सवाल में कितना दिया गया है a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a अगर ये संख्या 11 से कट जाए, एंड ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन a एंड b इज 1। ठीक है, तो मुझे लगता है ये सवाल आप कर पाएंगे। 11 की डिविजिबिलिटी के ऊपर है, ऑड और इवन वाले को जोड़ना है, a प्लस b का मान आ जाएगा, a माइनस b का मान आ जाएगा और a का मान आप निकाल देंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दम नहीं है सवाल में। चलो अब जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया था, ठीक है, वैसे ही ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि द नंबर 523 XYZ डिविजिबल है 7 8 और 9 से, तो x इंटू वाई इंटू जेड क्या होगा। अब यहाँ पर ये सवाल अगर कोई बच्चा बनाए तो वो लगा सकता है 2 मिनट 3 मिनट, लेकिन अगर आप छोटे से कंसेप्ट का इस्तेमाल करो, 9 के कंसेप्ट का इस्तेमाल करो, तो ये सवाल 1 सेकंड का है। मेरा मानना है कि यहाँ पर XYZ का कोई भी मान होगा, कोई भी मान होगा, दुनिया का कोई मान रख लो और वो 9 से कटेगा। आपका कोई भी संख्या दुनिया का 9 से कटता है तो उसका डिजिट का सम कितना होता है। आप बोलेंगे सर उसके डिजिट का सम जो होता है वो 9 होता है। क्या ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखो 7 1 8 2 1 3 4 1 5 कौन है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। यानी यहाँ पर x इंटू वाई इंटू जेड 180 होगा, वही करेक्ट आंसर होगा। मेरी बात समझ गए या नहीं समझ गए। मेरे कहने का मतलब मान लो यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी है, मान लो यहाँ x की वैल्यू 1 है, यहाँ 2 है, और यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू होगी जिसके कारण जो है ये आपका 7 से भी कटे 8 से भी कटे। जैसे मान लो यहाँ पर हमने मान लो 512 मान लिया, 512 नहीं मान सकते क्योंकि हमें एक ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी, यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जिसके कारण ये 7 से भी कट जाएगा, जिसके कारण ये 8 से भी कट जाएगा, और जिसके कारण जो है ये 9 से भी कट जाएगा। तो भैया अगर ये संख्या 9 से कटेगी यानी इनके डिजिट का सम कितना होगा 9 होगा। ठीक है, इनके डिजिट का सम कितना होगा हमारा यहाँ पर 9 होगा, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी संख्या में 9 से गुना लगाते हैं तो उसका डिजिट का सम कितना होता है 9 होता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है सेम तरीके से, अभी जो पीछे 9 वाला क्वेश्चन पढ़ाया था सेम तरीके से ये वाला क्वेश्चन है कि x के स्थान पर कितना होगा कि ये संख्या 3 से कटेगा, इनका अंतर 3 से कटेगा। देखो अभी सेम सवाल हमने आपको करवाया था कि यहाँ पर पूछा गया था आपसे कि यहाँ पर n का कितना मान होगा कि ये संख्या 9 से कट जाए, और फिर 2 बाद में आपसे पूछ दिया गया कि यहाँ पर x के स्थान पर कितना होगा 3 से कट जाए। क्या करना है, अगर इनका अंतर 3 से कटेगा तो इनको आप 3 से भाग करो, 10 को 3 से भाग करोगे शेषफल आएगा 1, 7 को 3 से भाग करोगे शेषफल आएगा 1। ठीक है, तो 1 माइनस 1 यहाँ पर शेषफल कितना हो गया 0 हो गया, माइनस यहाँ पर इसको भाग करोगे तो आएगा 1। तो यहाँ पर भाग जब करोगे तो यहाँ शेषफल आना चाहिए -1, क्योंकि ये 0 हो चुका है तो इसको भी 0 होना पड़ेगा। समझ रहे हो, ये 1 है और यहाँ पर -1 है, खत्म हो गया। यहाँ +1 आएगा तो यहाँ -1 आना चाहिए, यहाँ -1 आना चाहिए, तभी +1 -1 को काट पाएगा। यानी x एक ऐसी संख्या होगी जो 3 से भाग करने पर रिमाइंडर जो है वो 2 देगी। ठीक है,
3 से भाग करने पर या तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ -1 हो, समझ रहे हो, या तो x पे -1 हो, या ये कह सकते हो कि सर x के जगह पर 2 हो, तभी तो 2 जमा 1 यानी 3 बन जाएगा, और 3 से कटने पर रिमाइंडर कुछ देगा ही नहीं, 0 देगा। 3 से कटने पर रिमाइंडर कितना देगा, 0 देगा। तो x का मान ऐसा होगा कि या तो वो नेगेटिव का रिमाइंडर -1 देगा या पॉजिटिव का रिमाइंडर 2 देगा। नेगेटिव का रिमाइंडर -1 देगा या पॉजिटिव का रिमाइंडर कितना देगा, 2 देगा। आप 2 जो है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये -1 नहीं है, ये +1 है, ये कितना है, +2 है, ठीक है। और बोला गया है लीस्ट वैल्यू, तो ये भी 2 दे रहा है रिमाइंडर, ये भी 2 दे रहा है। लीस्ट वैल्यू कौन सी है, तो 2 जो है वो हमारा करेक्ट उत्तर है। फिर से समझ लो, ये +1 ये -1, इसके चलते तो कोई रिमाइंडर नहीं आया, इसके चलते भी रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। 3 इसको भाग करता है तो 1 आता है, 1 को कैंसिल करने के लिए 2 चाहिए, क्योंकि 2 + 1 फिर 3 बना देंगे और 3 से कट जाएगा, मतलब यहाँ 2 चाहिए और 2 यहाँ है, ठीक है। या 1 के साथ 5 आएगा तो 6 बना देगा, वो भी 3 से कट जाएगा। लेकिन छोटी संख्या की बात है तो हम जो है 2 को टिक करेंगे, ना कि 5 को, ठीक। चलिए अगला सवाल देखिए। बोला गया है कितने ऐसे 4 अंकों की संख्या है जो, ठीक है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर विथ 2 मिडिल डिजिट 97 आर डिविजिबल बाय 55। कितने ऐसे 4 अंकों की संख्या है जिसके बीच के 2 अंक 97 हैं, ठीक है, और जो है वो 55 से कट जाए। मतलब कहने का मात है कि पहला वाला जो अंक होगा वो x होगा, बीच वाला 9 और 7 होगा, और आखिरी वाला y होगा। ये एक 4 अंकों की संख्या है, और ये 4 अंकों की संख्या 55 से कट जाती है। अभी ऐसा ही सवाल आपने देखा होगा पीछे कि एक 4 अंकों की संख्या थी जो 45 से कट रही थी। यहाँ पर बोला गया है ये 4 अंकों की संख्या 55 से कट रही है, ठीक है। और ये CHSL 2020 का क्वेश्चन है जो इस बार अभी राइट नाउ पूछा गया है, ठीक है। और तब हमें बताना है कि बताओ यहाँ पर कितने ऐसे 4 अंकों की संख्या होगी। तो सबसे पहली बात, जो संख्या 55 से कटती है वो 5 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी। और दुनिया की जो भी संख्या जनाब 5 से कटती है उसके इकाई का स्थान या तो 0 होता है, नहीं तो 5 होता है। यानी इसकी वैल्यू ऐसे हो सकती है x970, या हो सकती है x9 7 और 5। अब 5 का तो हो गया भाई, कल्याण हो गया ना। अब 11 का कल्याण देखो कि 11 का जो है आप यहाँ पर कल्याण कैसे कर सकते हो। तो 11 का मतलब जो है 9 + 0, तो 7 प्लस कितना होना चाहिए। अगर यहाँ डिजिट, यहाँ सम 9 है तो इनका भी सम 9 होना चाहिए, तभी तो 9 - 9 खत्म करेगा, यानी x की वैल्यू 2 होगी, तो 2970। यानी ये संख्या ऐसी है जो हमारी 11 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। अब दूसरा वाला केस देखते हैं, ठीक है। बोला गया ये 55 से कटेगी। 55 से कटने का मतलब 9 और 5 14, तो 7 के साथ कितना आएगा, 7 के साथ फिर 7 आएगा, तभी तो 7 और 7 14 बनाएगा। तो ये हो जाएगा 7 9 7 और 5, ठीक है। तो बोला गया हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, कितने ऐसे 4 डिजिट नंबर हैं, तो सिर्फ 2 ही 4 डिजिट नंबर हैं, तो उत्तर कितना होगा, 2 होगा। और इसका केस मैंने आपको बताया था कि आपको सिंपल y के लिए चेक करना है, चाहे 45 बोले चाहे 55 बोले, भाई y के तो 2 ही मान संभव है ना, y के तो 2 ही मान संभव है, या तो 0 नहीं तो 5। तो यहाँ पर 3 और 4 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि y के सिर्फ 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, 0 या 5। अब बच गया 1 और बच गया 2। 1 भी हो सकता है उत्तर, जब यहाँ पर कोई ऐसी संख्या ली ही नहीं जा सके, या तो 2 अंकों की संख्या से बन जाए, इसलिए 1 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो 2 भी हम चेक कर लेंगे यहाँ पर। इसलिए 1 और 2 में हमें चेक करना पड़ेगा। 2 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसीलिए हमको 1 और 2 के लिए चेक करना पड़ेगा। तो आप चेक करके बताओगे, चेक करोगे, ज़्यादा श्योरिटी है, तुक्का मारना है, तो 2 में ऐसे केसेस में हमेशा आंसर 2 होता है और टिक कर सकते हो, ठीक है। अगला सवाल देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर ऑफ पी क्यू, द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 और 5। अब सेम तरीके से अगर ये संख्या 3 और 5 से कटती है तो जाहिर सी बात है क्यू पर क्या आएगा, क्यू पर जो है डिविजिबल बाय बोथ 3 और 5, जो संख्या 3 और 5 से कट जाए, ठीक है। तो क्यू के स्थान पर कम से कम आप कितना रख पाओगे, क्यू के स्थान पर या तो 0 नहीं तो 5, क्यू के स्थान पर या तो 0 नहीं तो 5। अगर क्यू के स्थान पर 0 रखोगे तो क्या होगा, देखो 3 5 7 पी 2 5 0, और 5 रखोगे तो क्या होगा, 3 5 7 पी 2 5, और कितना हो जाएगा 5। बोला गया नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर, ऐसे कितने पेयर बनेंगे। तो भैया एक पेयर तो तुम ये रख लो कि यहाँ तुम्हें नहीं पता लेकिन तुमने 0 रखा है, और p का मान नहीं पता लेकिन q को तुमने 5 रखा है। अब यहाँ पर देखो p की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, यहाँ पर p की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। 3 को खत्म करो, 5 5 10 और 2 12 खत्म हो जाएगा। 7 के साथ तुम्हारा कितना आएगा, 7 के साथ तुम्हारा 2 आएगा तो 9 बनेगा,
ठीक है। 7 के साथ 2 आएगा तो 9 बनेगा यहाँ पर, तो ये 3 से कट जाएगा। फिर 7 के साथ यहाँ पर जो है 5 आएगा तो ये कट जाएगा, ठीक है। 7 5 12 हो जाएगा। फिर 7 के साथ 8 आएगा तो कट जाएगा। मतलब या तो 2 जीरो हो सकता है, देखो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबल पेयर हो सकते हैं, 2 जीरो, 5 जीरो और फिर उसके बाद 8 जीरो। यहाँ कितने पेयर बन गए, यहाँ 3 पेयर बन गए। इसलिए मैंने क्या कहा था, चेक करो, ठीक है। क्योंकि भाई मेरे यहाँ पर तो जीरो रख लिया, 7 के साथ देखो पी का मान 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, हर 3 3 के अंतर पे 3 से डिविजिबिलिटी बोली गई है ना, इसीलिए। तो यानी 2 जीरो, 5 जीरो, 8 जीरो, 3 संभावनाएं हो गई। अब यहाँ पर देखो 5 10 और 15, 15 जो है हमारा किससे कट जाता है, 3 से कट जाता है। 7 और 2 9 खत्म कर दो, 3 खत्म कर दो। पी का मान, अब पी का मान 3 होगा तो कटेगा, 6 होगा तो कटेगा, 9 होगा तो कटेगा, यानी 3 5 6 5 और 9 5, 3 संभावनाएं यहाँ, 3 संभावनाएं यहाँ, टोटल कुल मिलाकर 6 संभावनाएं हो गई। तो नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर कितने हो गए, नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर 6 हो गए। इस तरीके से इस बार के CHSL में अच्छे अच्छे प्रश्न आए थे नंबर सिस्टम के, ठीक है, जिसमें थोड़े लॉजिक का प्रयोग था। तो ध्यान रखेंगे कि 0 और 5 रखा यहाँ पर, ठीक है। फिर P की वैल्यूज निकाली, Q की निकाली और उस तरीके से हमने वैल्यूज को सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से जो है पूरा का पूरा जो है आपका डिविजिबिलिटी हमारी तरफ से खत्म होता है। बढ़िया सवाल आए थे कह सकते हैं, ठीक है। और डिविजिबिलिटी के बाद जो है हम रिमाइंडर देखेंगे और रिमाइंडर के बाद जो है आपका नंबर सिस्टम हमारी तरफ से ख़त्म हो जाएगा। फिर हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो इतना ही आज के लिए, पढ़ाई करिए, सारे कंसेप्ट अच्छे थे, शीट को ज़रूर लगाइए, काफ़ी फ़ायदे में रहेंगे आप लोग। और कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते रहिए, जितने पीछे की वीडियोज़ हैं उनको क्लियर करना है आपको। आपको जो है सुस्ती लेकर नहीं बैठना है कि भाई हमें समझ नहीं आ रहा या हम थोड़ा बाद में देख लेंगे, पेपर में अभी वक्त है। ये मूर्ख लोगों की निशानी होती है। समझदार वो होते हैं जो शुरू से अपनी जंग की तैयारी कर रहे होते हैं। आपको शुरू से पढ़ना है, शुरू से अपने कंसेप्ट को रिवाइज करते रहना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।